वंदे मातरम दोस्तों, मैं हूं आज़ाद प्रभाकर और आज मैं आपके साथ बात करने वाला हूं कृषि से जुड़े हुए जो 3 अध्यादेश जो कि अब कानून की शक्ल ले चुके हैं। राज्यसभा से पास होने के बाद अभी अभी मैंने खबर में पढ़ा कि अध्यादेश राज्यसभा से भी पास हो चुके हैं। तो एक आम इंसान के लिए आम सी भाषा में अगर इन अध्यादेशों को समझना हो कि इसमें क्या है, अभी आपके पास व्हाट्सएप पे अलग अलग तरीके के मैसेज आ रहे होंगे। कुछ लोग कह रहे होंगे कि किसानों के लिए बड़ा क्रांतिकारी कदम है जो किसानों की ज़िंदगी को बदल कर रख देगा, और कुछ लोग कह रहे हैं कि ये देश बेच देने की बात है, कि खेती किसानी को कॉरपोरेट घरानों के हाथ में सौंप देने की बात है। तो ये तो हो गई आपके व्हाट्सएप ज्ञान की बात, पर असलियत क्या है? ये जो तीनों कानून हैं, इन तीनों कानून में क्या लिखा हुआ है और उसमें वास्तव में क्या कोई चिंता करने की बात है, ये जानेंगे हम आज के वीडियो में। हमारे भविष्य की बेहतर कामना के लिए हम लोग अपने लिए सरकारें चुनते हैं और ये सरकारें हमारी ही बेहतरी के नाम पर कुछ कानून बनाती है, कुछ नियम बनाती है, कुछ कड़े निर्णय लेती है। जैसे कि नोटबंदी का निर्णय, जिसके पीछे उद्देश्य था कि सारा काला धन देश में वापस आ जाए। जैसे कि जीएसटी का निर्णय था, जिससे देश में टैक्स सुधारों की एक नई परंपरा का सृजन करने की इच्छा थी। जैसे कि तालाबंदी का निर्णय कोरोना के काल में कोरोना महामारी को नियंत्रित करने के उद्देश्य से लिया गया था। उसी तरीके से ये जो किसानों से जुड़े हुए 3 बिल संसद में कानून की शक्ल ले चुके हैं, इन 3 बिलों में क्या है जानते हैं सिलसिलेवार तरीके से। इनमें से सबसे पहला बिल इसेंशियल कमोडिटी अमेंडमेंट बिल। इसेंशियल कमोडिटीज़ क्या होती हैं, सबसे पहले तो ये समझ लें। जो अनाज हैं, दालें हैं, आलू, प्याज, ऑयल सीड्स जैसी जो चीज़ें हैं, जो जीवनावश्यक वस्तुएं हम उन्हें कह सकते हैं, उनके बारे में सरकार के द्वारा एक बनाया गया पुराना कानून, जो कि जीवनावश्यक वस्तुओं से जुड़ा हुआ 1955 का कानून था, उस कानून की कई जो धाराएं थी उनको निष्प्रभावी करने वाला ये एक सुधार बिल है। इसके अंदर में क्या कहा गया है कि जैसे सरकार पहले इन जीवनावश्यक वस्तुओं की कीमतें हों, इन्हें जमा करने का या इनके स्टोरेज का तरीका हो, या फिर इनके विपणन से संबंधी नियम हो, आयात निर्यात से जुड़े नियम हो, इन पर सरकारों का कड़ा नियंत्रण होता था। तो ये बिल खास करके इन चीज़ों को नियंत्रण से मुक्त करने के बारे में है, डीरेगुलेट करने के बारे में है, ताकि व्यवसाय जगत से जुड़े हुए जो लोग हैं, जो बड़े बड़े कॉरपोरेट घराने हैं, वो इन क्षेत्रों में निवेश कर सकें, इन क्षेत्रों के अंदर में व्यवसाय करने के लिए विश्वास के साथ आगे आ सकें। तो इसके अंदर में क्या इसके खास प्रोविजंस हैं। बड़ा ही छोटा सा 2 पन्ने का ये एक सुधार बिल है, मैं आसानी से आपको ये समझा दूंगा। सबसे पहली चीज़, जो स्टॉक करने के ऊपर में लिमिटेशन था कि इसेंशियल सर्विसेज को एक तयशुदा मात्रा से ज़्यादा स्टॉक नहीं किया जा सकता था, वो इम्पोजिशन यहाँ पर हटा दिया गया है। अब ये स्टॉक करने के जो लिमिटेशन हैं, इसके कुछ अपवाद भी दिए गए हैं। यानी कि जो फल और सब्जियां होती हैं, जो हॉर्टिकल्चर क्रॉप होते हैं, उनके केस में अगर 100% दामों में इजाफा पाया जाता है तो वहाँ पर सरकार फिर से बंदिश लगा सकती है। और इसके अलावा जो नॉन पेरिशेबल गुड हैं, यानी कि जो ख़राब नहीं होते, फल सब्जियों को अगर हम छोड़ दें तो उनके दामों में अगर 50% की वृद्धि दर्ज होती है तो सरकार दोबारा इन्हें नियंत्रित कर सकती हैं। ये कैलकुलेट कैसे की जाएगी? इस मौजूदा जो वर्ष है, इसके पिछले 12 महीने के अंदर में जो कीमत रही है, उसकी तुलना में अगर 100% का या 50% का इजाफा पाया जाता है तो सरकार इसे फिर से रेगुलेट कर सकती है, या फिर उस पर्टिकुलर एग्रीकल्चर कमोडिटी की पिछले 5 साल का जो औसत मूल्य है, इन दोनों में से जो कम होगा, या तो पिछले 12 महीने का हम देखेंगे
या फिर पिछले 5 साल का एवरेज देखेंगे, उनमें से जो कम होगा उसकी तुलना में भाव कितने बड़े हैं। अगर उसकी तुलना में भाव दुगुने हुए यानी कि 100% का इफाजा है, 100% का इजाफा हुआ है, या फिर 1.5 गुना हुए हैं यानी कि 50% का इजाफा नॉन पेरिशेबल गुड्स में यानी कि अनाजों में, दालों में, तिलहन में अगर हुआ है, तो ऐसी सूरत में सरकार फिर से इन पर नियंत्रण स्थापित कर सकती है। तो अब आपको ये समझना है कि सरकार ने पहली बात तो इन चीज़ों को डीरेगुलेट कर दिया यानी कि अपने नियंत्रण से बाहर कर दिया, प्राइवेट प्लेयर्स के लिए या बिजनेस हाउसेस के लिए इसे फ्री किया कि आप भी इस क्षेत्र में आकर व्यापार कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर सकते हैं। और दाम बढ़ने की सूरत में सरकार फिर से पिक्चर में आ जाएगी, परंतु इसके कुछ अपवाद दिए हैं। ये अपवाद क्या है कि दाम बढ़ने के बावजूद भी कुछ लोगों पर आप प्रतिबंध नहीं लगा सकते हैं। ये किन पर आप प्रतिबंध नहीं लगा सकते हैं? तो जो वैल्यू चेन के पार्टिसिपेंट्स हैं। वैल्यू चेन क्या होता है? यानी कि भाई आपके खेत से गेहूं निकला, गेहूं का किसी ने आटा बनाया, आटे की किसी ने जाकर टोस्ट बनाई और फिर वो टोस्ट मार्केट में आई, तो ये एक वैल्यू चेन है। यानी कि गेहूं से आटा बन रहा है, आटे से टोस्ट बन रही है और टोस्ट बेकरी का जो प्रोडक्ट है वो फाइनली कंज्यूमर के लिए पास आ रहा है। तो इस वैल्यू चेन के अंदर में जो लोग आते हैं उनकी जो प्रोसेसिंग कैपेसिटी है, उसके लिए आवश्यक जो माल का उन्होंने संचय किया है, रॉ मटेरियल का संचय किया है, वहाँ पर ये कानून लागू नहीं होगा। वहाँ पर दाम बढ़ने की सूरत में भी वो स्टोरेज कर पाएंगे। दूसरी चीज़, जो निर्यात की बात है, जो निर्यातक हैं, अगर निर्यात की मांग है और निर्यातक के पास इन आवश्यक वस्तुओं का संग्रह है, तो भले ही दाम बढ़ जाएं पर सरकार उन पे नियंत्रण नहीं कर पाएगी, क्योंकि ये इसके अपवाद में रखे गए हैं। अब मज़े की बात यह है कि शायद कुछ लोग इसी को कह रहे हैं कि किसानों का बड़ा फ़ायदा होगा जी, बड़ा निर्यात कर पाएंगे किसान चीज़ों को। अब ये अध्यादेश के रूप में तो पहले से लागू सरकार कर चुकी थी, फिर भी हाल ही में सरकार ने प्याज के निर्यात पर रोक लगा दी, जिसके मामले में खुद महाराष्ट्र के जो भारतीय जनता पार्टी के विरोधी पक्ष नेता हैं देवेंद्र फडणवीस, उन्होंने अपनी सरकार से मांग की है कि किसानों के लिए अन्यायकारक है। तो ये बात थोड़ी थोड़ी समझ से परे होती है कि एक तरफ तो हम किसानों के लिए व्यवसाय के नए मार्ग खोलने की बात करते हैं, इन चीज़ों को नियंत्रण से मुक्त करने की बात करते हैं, जैसे ही भाव थोड़ा अच्छा किसानों को मिलना शुरू हुआ तो इस पर निर्यात पर सरकार ने फिर से बंदी लगा दी। पर ठीक है, हम उम्मीद करते हैं आने वाले समय के साथ इसमें कुछ सुधार देखा जाएगा। तो अब इसके बारे में आपको एक बात समझनी है कि आपके बाज़ार में अगर कीमतें, ये जो जीवनावश्यक वस्तुएं हैं, दालें हैं या आलू हैं, प्याज हैं, इनकी कीमतें भले ही आसमान छुए, सरकार इनके निर्यात पर या निर्यातकों पर बंदी नहीं लगाएगी। उनके गोडाउन में भरा हुआ ये सामान विदेशों में भेजा जा सकेगा, पर आपके लिए स्थानिक बाज़ार में उपलब्ध नहीं हो पाएगा और कीमतें नहीं गिरेगी। तो ये किसानों के लिए फ़ायदे का है या नहीं है, ये एक अलग चर्चा है, परंतु एक ग्राहक के रूप में, एक मध्यम वर्गीय परिवार के रूप में अगर आप इस प्रोविज़न को देखें तो निश्चित तौर पर यहाँ एक अलार्मिंग सिचुएशन लगती है कि हो सकता है कुछ जीवनावश्यक वस्तुओं में महंगाई जो है इन सुधारों के बाद में शायद बढ़ी हुई देखने को मिले। उसके बाद यहाँ पे एक चीज़ और अपवाद दिया गया है कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है, अगर उसके पास स्टोरेज है या उसकी आवश्यकता को लेकर स्टोरेज किया जा रहा है तो ये किया जा सकेगा। तो ये तो एक अच्छी चीज़ है, क्योंकि सरकार की जिम्मेदारी होती है कि कई लोग गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं, वो अपनी ज़रूरतें खुद नहीं पूरी कर पाते, तो ऐसे लोगों के लिए आपको इन चीज़ों का संग्रह करना निश्चित तौर पर आवश्यक होता है। और इसी को लेके कई लोग आज विवाद भी खड़ा कर रहे हैं कि धीरे धीरे सरकार की मंशा यही है कि जो अनाज गरीबों तक सरकार पहुंचा रही है, आने वाले समय में सरकार चाहती है कि ये चीज़ वो ख़त्म कर दे। यानी कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है,
या एफसीआई के गोडाउंस में जो प्रोक्योरमेंट होने के बाद माल जाता है, ये सारी जिम्मेदारियां धीरे धीरे सरकार झटक देना चाहती है। ये एक आरोप भी इन अध्यादेशों के माध्यम से विरोध करने वाले लोग लगाते हैं। तो अब इसमें एक मज़ेदार बात यह है कि जो वैल्यू चेन है वहाँ पे ये दिया गया है कि वैल्यू चेन के अंदर जो घटक हैं वो लोग स्टोरेज कर सकते हैं, एक्सपोर्टर स्टोरेज कर सकता है। यहाँ पर ये चीज़ मुझे कहीं नहीं दिखी। जो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन हैं, जिन्हें हम एग्रीगेटर कहें या प्रोड्यूसर कंपनीज कहें, जहाँ लाभ जो है वो सीधा किसानों तक जाता है, वो इसका स्टोरेज कर सकती हैं या नहीं कर सकती। क्योंकि अगर एक्सपोर्टर स्टोरेज करेगा तो कम दाम में खरीदेगा और बाद में बेचेगा। तो भले ही वो कोल्ड स्टोरेज बनाए, गोडाउन बनाए, कितना ही इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करे, उसका सारा जो फ़ायदा होना है, रेट का जो उसको बढ़ोतरी मिलनी है, वो सारी उस व्यापारी को मिलनी है, ना कि आम किसानों को। तो इस सूरत में ये देखने वाली बात है कि कहीं पर भी जो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है या फार्मर कोऑपरेटिव्स हैं, उनको लेके ये चीज़ नहीं कही गई है। अब वो लोग तो शायद जो संग्रह करते हैं वो वैल्यू एडिशन के उद्देश्य से नहीं करते, परंतु अगर सही भाव के इंतज़ार में वो संग्रह करते हैं तो क्या सरकार का चाबुक उन पर चल सकता है? उन्हें इसमें एक एक्सेप्शन दिया जा सकता था, ऐसा मुझे लगता है। अब इस अगर हम छोटे से कानून की बात करें तो मेरी नज़र में ये कानून किसानों के हितों को बहुत ज़्यादा ना तो सकारात्मक ढंग से प्रभावित करता है, ना नकारात्मक ढंग से प्रभावित करता है। हाँ, निश्चित तौर पर जो बड़े व्यापारी वर्ग हैं या जो बिजनेस हाउसेज हैं, उनको ये जीवनावश्यक वस्तुओं के व्यापार की तरफ अट्रैक्ट करता है। और दूसरी जो एक चीज़ है कि जो अंतिम ग्राहक है उसके लिए यहाँ जीवनावश्यक चीज़ों के महंगे होने का खतरा एक मुझे यहाँ पे साफ साफ दिखाई पड़ता है। और साथ ही यहाँ पर जब प्राइवेट प्लेयर बड़ी संख्या में यहाँ आएंगे, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं, इन चीज़ों जीवनावश्यक वस्तुओं की खरीदी सरकार भी एमएसपी पे बड़े पैमाने पे किया करती है। तो जब इनके भाव जब बाहर के मार्केट में, कॉम्पिटिटिव मार्केट में एमएसपी के जितने नहीं होंगे या उससे कम होंगे, इस सूरत में एमएसपी को इंश्योर करने के लिए सरकार को अपनी पुरानी भूमिका में आने की आवश्यकता होगी। तो ये देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा क्या इन प्रोविजंस की आड़ में कहीं ना कहीं सरकार इन जीवनावश्यक वस्तुओं की कीमतें जिस समय कम होती है उस समय में एमएसपी देने से पल्ला झाड़ लेती है या फिर एमएसपी देने के लिए आगे आती है। अब यहाँ पर ना तो इसका उल्लेख किया गया है कि वो दी जाएगी, ये भी उल्लेख नहीं किया गया है कि न दी जाएगी। तो परिस्थिति में कोई खास बदलाव यहाँ पर दिखाई नहीं देता। तो ये था इसेंशियल कमोडिटी एक्ट के अंदर जो सुधार किया गया था उसके बारे में। तो यहाँ मैं आपको एक चीज़ बड़ी साफ़ कर दूँ कि इसके बारे में जो प्रचारित किया जा रहा है या जो आप लोग देख रहे हैं कि भाई रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, गोडाउन आएंगे, कोल्ड स्टोरेज आएंगे, ग्रेन क्लीनिंग सेंटर्स आएंगे। तो मैं आपको कहता हूँ कि आपको इसमें कोई भी भ्रम नहीं पालना चाहिए। अगर कोई भी बड़ा कॉरपोरेट हाउस अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेगा तो वो गांव में करेगा, इसकी संभावना बहुत कम है। और उसकी ओनरशिप भी जो होगी उस कॉरपोरेट घराने की होगी। ऐसे में उस इंफ्रास्ट्रक्चर का फ़ायदा क्या वास्तव में किसानों को हो पाएगा, यह हमें सोचने की ज़रूरत है। तो कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो इस एक्ट को लेके मैं अगर अंतिम कमेंट करूं, क्या यहाँ पे एमएसपी को लेकर कोई बात है? जी नहीं, एमएसपी को लेकर यहाँ पे कोई बात नहीं है। क्या अगर कोई अतिरिक्त प्रॉफिट यहाँ पर प्राइवेट प्लेयर कमाता है इन चीज़ों में बिजनेस करने से, तो क्या उसका प्रॉफिट शेयरिंग में फार्मर्स को कोई योगदान मिलने वाला है, कोई अतिरिक्त शेयर मिलने वाला है? जी नहीं, ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ है। वो जिस समय भाव कम होंगे प्राइवेट प्लेयर खरीदेगा, स्टोरेज करेगा, और जब भाव बढ़ेंगे, क्योंकि स्टोरेज पे अब कोई नियंत्रण नहीं है, वो प्रॉफिट कमाएगा। उस प्रॉफिट में किसानों को हिस्सेदारी मिलेगी, मुझे ऐसा नहीं लगता है। उसके बाद में प्रॉफिट पर कोई कैप होगी, क्योंकि कीमतों पे, इसेंशियल कमोडिटीज़ के कीमतों पर नियंत्रण सरकार बंद करने वाली है। तो ऐसी सूरत में प्रॉफिट पर कोई कैप होगी और आपको एज अ कस्टमर इसका कोई बेनिफिट मिलेगा, ऐसा मुझे नहीं लगता है। और उसके बाद
यहाँ पर कहीं भी जो किसानों की कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, उनकी कोऑपरेटिव्स होती हैं, उनकी प्रोड्यूसर कंपनीज होती हैं, उनको बढ़ावा देने से जुड़ा हुआ एक भी प्रोविज़न मुझे इस इसेंशियल कमोडिटी के सुधार के लिए जो लाया गया बिल है इसके अंदर में नहीं दिखाई पड़ता है। लोकल एम्प्लॉयमेंट की संभावना, माफ़ कीजिएगा, इसको किसी भी तरीके से प्रचारित किया जा रहा हो, पर माल गांव से उठेगा ज़रूर, पर गांव में उस पर प्रक्रिया होगी, गांव में इंफ्रास्ट्रक्चर या एम्प्लॉयमेंट पैदा होगा, ये इस एक्ट से तो नहीं लगता। उल्टा ये माल बड़े शहरों में या कॉरपोरेट घरानों के कारखानों में जाकर ये वापस शहरों में ही शायद थोड़ा बहुत, और कितना ऑटोमाइजेशन रहेगा, क्योंकि इसमें कोई ऐसा नियम नहीं बनाया हुआ है या और भी कोई ऐसा नियम नहीं है कि भाई आप ग्रामीण क्षेत्र से अगर इन कमोडिटीज़ को उठा रहे हैं तो आपको इतना एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करना आवश्यक है। अगर ये ऑटोमाइज प्लांट में जा सकता है तो हो सकता है रोजगार सृजन के क्षेत्र में यहाँ पर हमारा अपेक्षा भंग हो। तो धन्यवाद। ये हमारा पहले एक्ट के बारे में विवेचन था। हम हमारे दूसरे एक्ट की ओर बढ़ेंगे।